जी। टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ, अगर हम इन दोनों में फ़र्क देखें तो है क्या बेसिकली। ऑन पेज एसईओ का क्या मतलब होता है, या ऑन साइट एसईओ का मतलब क्या है कि ऐसी एसईओ जो हम अपने वेब पेज के ऊपर कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एसईओ है और रैंक करने में बहुत ही ज़्यादा रोल जो होता है आपकी वेबसाइट को ऑन पेज। इवन आपको मैं जो वेबसाइट दिखा रहा होता हूँ, हमने उसकी ऑफ साइट एसईओ को तो टच भी नहीं किया हुआ, ठीक है, उसके बावजूद सिर्फ ऑन पेज एसईओ से ही हमने उस वेबसाइट को टॉप पे लेकर आए। अगर आपने ऑन पेज एसईओ अच्छी की हो तो आप रैंक कर जाते हैं। हमने जो कुछ आज तक पढ़ लिया है वो सारा ऑन पेज एसईओ था, ठीक है। अगर मैं उसको मुख्तसरन एक दफ़ा समराइज़ करूं तो मैं ये कहूँगा फेविकॉन इमेज, मैं ये कहूँगा टाइटल, मैं कहूँगा मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं कहूँगा हेडिंग स्टाइल्स, मैं कहूँगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मैं कहूँगा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको पैराग्राफ्स की सूरत में हम लिखते हैं और उसको बोल्ड करते हैं या स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके अंदर फिर हमें हाइपरलिंक्स बनाने हैं बहुत सारे अपनी वेबसाइट के अंदर हाइपरलिंक्स बनाने हैं मूव करने के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या थे हमारे पास, ये ऑन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सब ऑन साइट एसईओ है। अब हम देख रहे हैं कि टेक्निकल एसईओ क्या है, मतलब ऐसी चीज़ें जो वेबसाइट की टेक्निकलिटी से ताल्लुक़ रखती होंगी उन्हें हम कहेंगे कि ये टेक्निकल है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे इस रूम का एक टेक्निकल इन्वायरमेंट है। क्या टेक्निकल इन्वायरमेंट है, इसमें फ़ैन लगे हुए हैं, इसमें एलसीडी लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, लाइट्स हैं, ये सब टेक्निकल इन्वायरमेंट है ना। डेस्क पड़े हुए हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, मतलब चेयर टूटी होगी तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, टेबल टूटा होगा, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, फैन चल नहीं रहे होंगे सही, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। अब यही चीज़ें अब हमने वेबसाइट की भी जाकर देखनी है कि क्या टेक्निकली वो वेबसाइट कैसी है। अब वो क्या फैक्टर्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप पढ़ चुके हो मुझसे। उनमें से एक फैक्टर है साइट मैप, कि आपकी वेबसाइट का साइट मैप होना चाहिए। क्यों ये टेक्निकल एसईओ में आता है, इसलिए आता है कि भाई जब क्रॉलर ने आपकी वेबसाइट पर आना है तो जब आपकी साइट मैप बना होगा तो आसानी हो जाएगी इसको। जैसे आप किसी जगह चले जाएं, भूत बंगले में चले जाएं और आपके हाथ में उसका एक नक्शा हो तो आपको पता होगा ना भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो अगर आपके हाथ में कोई मैप नहीं होगा तो मूवीज़ में दिखा रहे होते हैं ना, मैप के साथ घूम रहे होते हैं वो। तो इसी तरह हम गूगल के हाथ में भी मैप पकड़ा देते हैं। किस चीज़ का मैप, अपनी वेबसाइट का मैप। लेकिन ये वाला मैप वैसा मैप नहीं है जैसा गूगल मैप होता है, ये मैप है स्ट्रक्चरल मैप, कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ साइट मैप जो है ये टेक्निकल एसईओ में आता है। इसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी रोबोट्स की फाइल। रोबोट्स की फाइल क्या करती है, बोट्स को, स्पाइडर्स को, क्राउलर्स को इंफॉर्मेशन देती है कि भाई किस हिस्से को क्रॉल करना है और किस हिस्से को क्रॉल नहीं करना। देखिए साइट मैप की फाइल को भी मैंने इंडेक्स में ऐड नहीं किया ना, आपने देखा। इसका मतलब हुआ कि वो क्या है, टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी है। आपकी रोबोट्स की फाइल एक अलग से फाइल है। अब साइट मैप की जो फाइल है उसका नाम क्या है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, एचटीएमएल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो रोबोट्स की ये टेक्निकल एसईओ है। इसी तरह रोबोट्स की जो फाइल है उसका नाम भी रोबोट्स डॉट एचटीएमएल नहीं है, उसका नाम है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। वो भी हमारे पास क्या है, टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये ऑफ साइट एसईओ को हम बाद में देखेंगे क्योंकि अलग टॉपिक जब होगा, अगला लेक्चर होगा ये, उसमें मैं आपको इसको बताऊंगा। अच्छा, अब इसके क्या कह रहे हैं जी, टेक्निकल एसईओ रेफर्स टू ऑप्टिमाइजिंग टेक्निकल एलिमेंट्स ऑफ योर वेबसाइट्स एंड सर्वर दैट इंपैक्ट योर परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस। क्या कहता है टेक्निकल एसईओ से क्या मुराद है कि उसके जो टेक्निकल एलिमेंट्स हैं। अब मिसाल के तौर पर टेक्निकल एसईओ का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, टेक्निकल एसईओ का मतलब ये है कि क्या हमारी वेबसाइट इस काबिल है कि वो क्राउल हो सके, क्योंकि पहले वेबसाइट ने क्राउल होना है। क्राउल का क्या मतलब है कि क्राउलर का सॉफ्टवेयर, गूगल का सॉफ्टवेयर आएगा और देखेगा क्या ये वेबसाइट, मेरे पास जो चेकलिस्ट मौजूद है किसी वेबसाइट को क्राउल करने के लिए, क्या उसके स्टैंडर्ड्स पर ये पूरी उतरती है या पूरी नहीं उतरती है। उसने कहा हाँ भाई ये तो पूरी उतरती है, मिसाल के तौर पर वो कहता है पूरी नहीं उतरती, मैं बता देता हूँ पूरी उतरेगी पूरी। अगर आपने किसी की वेबसाइट कॉपी की होगी, किसी का कंटेंट कॉपी किया होगा, किसी का कंटेंट चुराया होगा, तो आपकी वेबसाइट को क्रॉल ही नहीं करेगा इसका। और अगर वो क्रॉल करेगा तो इंडेक्स करेगा। अब इंडेक्स क्या है, देखिए ना, इंडेक्स का मतलब क्या है बेसिकली। ये देखिए मैं इधर आया और इधर आकर मैंने लिखा, कितना कुछ आ गया नीचे, देखें लिस्ट आई है कि नहीं है, ये लिस्ट इंडेक्स हुई है तो वही है ना, ये गूगल ने इन चीजों को इंडेक्स किया हुआ है। देखिए मैंने लिखा दस्तगीर इंजीनियरिंग, नीचे आगे लिखा हुआ है दस्तगीर इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल ने इसको इंडेक्स किया हुआ है, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया होगा, क्रॉल किया होगा। पहले उसने क्रॉल किया होगा, फिर उसने इंडेक्सिंग किया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है कहीं तो पड़ा होगा। ये इसका एक अपना सर्वर होता है जिसको वो बोलता है इंडेक्सिंग सर्वर। तो इंडेक्स क्रॉल करता है और उसके बाद क्रॉल करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर देता है अपने पास।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किताब के पहले भी एक इंडेक्स होता है ना, कि भाई चैप्टर नंबर 1 इस पेज पर है, चैप्टर नंबर 2 इस पेज पर है। तो ये इंडेक्सिंग बिल्कुल उसी तरह की एक चीज़ है। चलो जी अब आ जाते हैं वापस इसमें। समझ आ गया एक फैक्टर टेक्निकल एसईओ का। अच्छा आगे आ जाते हैं जी। अब ये देखिए यहाँ पर मुख्तसर लिखा हुआ सब कुछ क्या कहता है, कहता है कि टुडे हाउएवर टेक्निकल एसईओ एनी टेक्निकल प्रोसेसेस दैट कैन इंप्रूव सर्च विजिबिलिटी। कहता है एनी टेक्निकल प्रोसेसेस, जितने भी टेक्निकल प्रोसेसेस हैं इन सब से मिलकर आपकी टेक्निकल एसईओ बनती है और वो क्या करती है आपकी सर्च विजिबिलिटी को बढ़ाती है। सर्च विजिबिलिटी का मतलब कि आप गूगल पर ज्यादा से ज्यादा नजर आते हैं, ठीक है। दीज कैन इंक्लूड, कहता है ये चीजें हैं। नंबर 1 साइट आर्किटेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, आपकी साइट का आर्किटेक्चर कैसा है। साइट आर्किटेक्चर से मुराद क्या है? साइट आर्किटेक्चर से मुराद है कि मेरी वेबसाइट पे कोई आया तो उसको सबसे पहले क्या नजर आएगा, मेन्यूज। मेरी वेबसाइट के मेन्यूज नजर आएंगे ना, मेन्यूज पे क्लिक करेगा तो अगर उसके सब मेन्यूज होंगे तो सब मेन्यूज नजर आ रहे होंगे। तो कहता है आपने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना है कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो किसी के लिए भी, यूजर के लिए। नंबर 2, ठीक है ये हमने पढ़ लिया कि भाई उसका साइट में बना होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, साइट स्पीड। कहता है साइट स्पीड का भी बहुत रोल है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एसईओ एक्सपर्ट से रिलेटेड हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, हम एसईओ सीख रहे हैं, हमें वेबसाइट एडिट करनी भी आनी चाहिए, मगर हम लोग वेबसाइट डिजाइनर तो नहीं है, वेबसाइट डिजाइनर नहीं है हम, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो वो ये क्या कहता है, कहता है आपकी साइट स्पीड, साइट स्पीड का ताल्लुक 100% वेब डिजाइनर से है कि जिस बंदे ने आपकी वेबसाइट बनाकर दी हुई है वो बताएगा। अब अगर इसमें कोई इश्यूज हैं, अगर आपकी साइट में इश्यूज हैं, ये कैसे पता लगेगा, देखते हैं ये कैसे पता लगेगा। देखें ऑनलाइन वेबसाइट स्पीड टेस्ट, इंटरनेट स्पीड टेस्ट नहीं हो रही है तो आप लोग अक्सर कर रहे होते हैं ना अपने घर में, इंटरनेट स्लो है कि फास्ट है। हम वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करने लगे हैं। इसमें देखें कितने सारे टूल्स आगे फिलहाल आप इसको यूज कर लीजिएगा, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर इसको यूज करता हूँ, किसको, जीटीमेटिक्स को। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, करके दिखाया था ना मैंने। अब यहाँ पर जो चीजें हमारे पास नजर आ रही हैं बेसिकली वो है, अब अगर वेबसाइट हमारी स्लो है तो यहाँ से हमने एनालिसिस करने हैं और हमने डेवलपर को कहना है कि भाई इस वेबसाइट की स्पीड को ठीक कर दें। चलिए आगे चलते हैं। अब वेबसाइट के स्लो और फास्ट होने में रोल किन चीजों का है? स्क्रिप्टिंग का बहुत रोल है। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो इसका मतलब है उस पर जावास्क्रिप्ट जाना है। आपको क्या करना है, डेवलपर को कहना है कि भाई इसमें से जावास्क्रिप्ट को निकाल दो। आमतौर पर हमारी वेबसाइट पर एक स्लाइडर लगा होता है ना, खुलती है और यूं इधर को जा रहा होता है, फिर एक और तस्वीर दिखने में हमें बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। वो सबसे ज़्यादा जहरीला आइटम होता है आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए। आपकी वेबसाइट की स्पीड को सबसे ज़्यादा किल जो है ना वो स्लाइडर करता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि भाई वेबसाइट पर स्लाइडर यहाँ तो इस तरह का बनाएं कि बहुत ही मिनिमम कोडिंग के साथ बनाएं, या हम कहते हैं ना बनाएं ही ना। अभी मैं आपकी सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर ना बनाएं तो करें क्या। एक बंदा कहता है मुझे स्लाइडर चाहिए लेकिन हम कहते हैं ना बनाओ। अभी मैं उसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ, आगे चलें जरा। उसके बाद क्या कहता है, ये भी हमने देख लिया। अच्छा तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब ये भी प्रीवियस क्लास हमने पढ़ी थी, SSL, कि भाई आपने अपनी वेबसाइट पे SSL अप्लाई की हुई है। SSL क्या होती है, लॉक बना हुआ है, लॉक बना हुआ है ना, इसका मतलब है इस पर SSL अप्लाइड है। आपने डोमेन खरीदी, आपने अपना डोमेन नेम परचेज किया, आपने अपनी होस्टिंग परचेज की, अब आपको SSL भी परचेज करनी है। SSL भी एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। होस्टिंग वाले आपको कहेंगे कि भाई ये डोमेन आपको मिल रही है 3000 रुपये की, आपको ये होस्टिंग मिल रही है 10,000 रुपये की, लेकिन अब आपको वो SSL भी परचेज करनी है जो 3000 रुपये की, 2000 रुपये की, 4000 रुपये की, जैसी सिक्योरिटी आप चाहते हैं। तो वो उसके बाद ये लॉक लग जाएगा आपकी वेबसाइट को। अगर आप हम ये समझ लेते हैं कि भाई SSL में और नॉन SSL साइट्स में फ़र्क क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं, TCS आता है, आपको पैक होता है ना, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सील होता है, आप समझ लो वो SSL प्रोटेक्टेड है। तो अगर TCS वाले क्या करेंगे, मैं TCS के दफ्तर में जाऊँ और अपना एक लेटर दूँ, यहाँ जाकर मोबाइल दे दूँ कि भाई ये मोबाइल मैंने TCS का है, वो आपका मोबाइल इसी तरह पकड़े और ये बेचारा इसी तरह खजल ख्वार होता रहे। पहले यूँ ट्रेन में फेंके, कोई बंदा उधर से उठाए, इसी तरह जाकर उसके हाथ में जब पहुँचे पता नहीं कैसी हालत में होगा, है ना, टूटा फूटा उसके हाथ में आएगा। तो अगर वो इसको पैक कर लेगा बॉक्स के अंदर तो इसका मतलब क्या होगा, बॉक्स ही नज़र आएगा जिसके सामने आएगा, किसी को नहीं पता लगेगा इसमें मोबाइल है। लेकिन जैसे ही वो उस जगह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वो डब्बा खोलेगा तो उसके अंदर से मोबाइल निकल आएगा। बिल्कुल यही चीज़ आपकी SSL है।
SSL क्या है कि जब आप डाटा ट्रैवल करता है तो आपका डाटा सील होता है, किसी को नजर नहीं आता। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो लोगों को नजर आएगा। ये आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुनना है पूरा SSL का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात है, ठीक है। सो सिक्योरिटी का मतलब ये होता है। सिक्योरिटी का मतलब वायरस भी होता है कि वायरस भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वायरस और SSL ये दोनों, एंटीवायरस और चीज़ है और SSL और चीज़ है, ये ध्यान में रखनी है। एंटीवायरस का तो मतलब है ना कि भाई वायरस सिक्योरिटी आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे हम लोग अपने कंप्यूटरों में एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं। एक होती है सिक्योर नहीं है चीज़, मतलब एक तो है ना वायरस एक्टिविटी होना, और एक होता है सिक्योरिटी होना। मतलब एक चीज़ है कि घर के अंदर चोर घुसाना, तो वो आप घर को ताला लगा कर जाएंगे, तो आप ये समझ लो कि हम ताला लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर SSL अप्लाई करके, कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के अंदर आ ना सके और आपकी इंफॉर्मेशन को देख ना सकता हो, ठीक है, चुरा ना सकता हो। चलो आ जाए वापस इसमें। उसके बाद क्या है जी, यूजर एक्सपीरियंस। आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को खोलता है जब मोबाइल पर, तो कैसे खुलती है, आसानी से खुल जाती है, लोड टाइम बढ़ जाता है उसका, या खुलते हुए बहुत टाइम लगता है, उसके बाद चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो इसका मतलब है कि उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। एक और चीज़ ध्यान में रखें कि गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट सबसे पहले मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है तो डेस्क, और अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो क्रॉल नहीं होगी। मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब है कि मोबाइल पे इजीली खुल जाए। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ लैपटॉप पर, तो क्या होता है, मेन्यूज नजर आते हैं ना ऊपर आपको। मोबाइल पे तो नहीं आया कभी नजर किसी को। वहां पर क्या होता है, मेन्यू का बटन नजर आता है, उसे क्लिक करते हो तो आगे से मेन्यूज नजर आते हैं। इसको बोलते हैं हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, ठीक है। यानी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ऐसे नजर आएगी, देखें यही खोल लेते हैं। ये मैं वेबसाइट करना है, कीवर्ड लिखा है, इस पे क्लिक किया, मोबाइल पे ऐसे नजर आएगा, मेन्यू नजर आ रहा है ना आपको बना हुआ, देखें जरा, आ गया। ये मैंने इसका जूम बड़ा किया हुआ इसलिए ऐसे नजर आ रहा है, वैसे इसने ऐसे नजर आना था डेस्कटॉप पे। कैसे नजर आना था, ऐसे। डेस्कटॉप पे कैसे नजर आ रहा है, मेन्यूज नजर आ रहे हैं। जैसे ही मोबाइल पर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इस तरह। यानी ये मोबाइल पे ये 3 बटन नजर आ रहे हैं आपको, 3 लाइनें नजर आ रही हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो आएगा, ये है। और मोबाइल के हिसाब से जाकर चीजें चेंज हो जाएंगी। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर कैसे नजर आ रहा है, इस तरह नजर आ रहा है। एक और चीज नोट करें, अब यहाँ पर एक इशू नजर आ रहा है, हमें आया नजर, क्या नजर आया इशू, ओवरलैप करने लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि इसका जो लोगो है इसको रिड्यूस कर दूंगा। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आज ही हमने एक एरर रिजॉल्व भी किया, ये वाला सोफा, ये भी हमने नहीं लॉन्च किया, तो मैंने देखा था तो इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर रहा था, तो फिर हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, हमने इसको रिड्यूस कर दिया। ये पुराना वर्जन आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखें, अब मैंने अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर एक वेबसाइट खोल ली है, तो क्या होता है, वो उसकी कैश में सेव हो जाती है, उसकी कैश मेमोरी में सेव हो जाती है। हालांकि ये वेबसाइट का लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ये रात को जो मैंने चेंज किया ये वो वाला पार्ट नहीं था, चेंज हो गया एकदम, देखा। अब मैंने क्या किया, प्रेस, पता है आपको, कंट्रोल एंटर प्रेस किया मैंने। कंट्रोल एंटर का क्या मतलब होता है कि वो आमतौर पर आपकी लैपटॉप में से एक्सेस नहीं करेगा, बल्कि पहले उसने क्या एक्सेस किया, पहले उसने मेरे, देखें बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हो तो उसके इमेजेस आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपनी कैश मेमोरी में कंप्यूटर सेव कर लेता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम खोलते हो तो मोस्टली चीज़ों को वो आपके कंप्यूटर में से ही निकाल लेता है, ताकि जल्दी खुल जाए आपकी चीज़ें। लेकिन मैंने इसमें जो चेंजेस किए हैं, देखें आप अप्लाई हो गई है, नजर आ रही है आपको, वो देखिए इधर छोटा नजर आ रहा है। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया और इधर आकर देखें जरा, मसले का हल हो गया। अब मोबाइल पे वो यही कह रहा था ना कि भाई मोबाइल पे बेहतर होना चाहिए आपका ज़्यादा, तो मैंने मोबाइल के लिए इसको एडजस्ट किया। पहले क्या हो रहा होगा, पहले ये कवर करने लगा हुआ था, मैंने क्या किया, इसको, ये पूरे का पूरे नंबर जो थे ना, दोनों बटन्स इसके ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, इमेज को 50% रिड्यूस कर दिया। मैंने कोडिंग में जाकर इमेज को, याद है ना इमेज का टैग, IMG SRC
विड्थ इक्वल्स टू, मैंने कहा 50%, हाइट इक्वल्स टू 50%। तो भाई जो भी उसका साइज है उसको 50-50 कर दो, तो उसने छोटा कर दिया, तो अब ये मोबाइल के ऊपर प्रॉपरली एडजस्ट हो गया हमारे पास। चलो समझ आ गई बात की, आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या है, अच्छा एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं कोर वेब वाइटल्स। ये टर्म बड़ी मुश्किल सी आपको लग रही होगी, कोर वेब वाइटल्स का क्या मतलब है। आप यूं समझ लो कि कोर वेब वाइटल्स का मतलब है 3 मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये 3 मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स क्या हैं इनको देख लेते हैं। अब इन 3 स्टैंडर्ड्स को देखने से पहले ऊपर जो ग्रे कलर में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पे लिखा हुआ आ रहा है लोडिंग, एक पे लिखा हुआ आ रहा है इंटरेक्टिविटी, और एक पे लिखा हुआ आ रहा है विजुअलेबिलिटी, विजुअल स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी 3 चीजें हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ तो क्या होगा, पहला प्रोसेस क्या होगा, लोडिंग। लोड होते ही इंटरेक्टिव होना है उसने कि भाई किस चीज, कौन सी चीज कहाँ पर है वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद क्या होगा, विजुअल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होगा, फ्रीज हो जाएंगी चीजें। जैसे एक वेबसाइट खुल जाती है तो तस्वीर ही बन जाती है ना एक तरह की कि भाई ये चीज है हमारे सामने। ठीक है, तो वो कहते हैं ये 3 फैक्टर्स आपकी वेबसाइट की स्पीड में बहुत रोल प्ले करते हैं, कि टेक्निकल एसईओ के बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। पहला क्या है, एलसीपी। एलसीपी का क्या मतलब है जी, एलसीपी स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। अब आपने समय नहीं, मैं क्या बताने लगा। अब पहली चीज तो याद रखिएगा कि तीनों जो पार्ट्स हैं इसका ताल्लुक एसईओ एक्सपर्ट से बिल्कुल नहीं है। ये तीनों काम हमने किससे करवानी है, डेवलपर से करवाने हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम किया। हालांकि असूली तौर पर तो ये डेवलपर को खुद देखनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि डेवलपर का पार्ट है, लेकिन नहीं देखते बिल्कुल डेवलपर ये चीजें। ठीक है, एलसीपी क्या बनता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है लार्जेस्ट। जैसे ये मेरा मोबाइल है, मैंने वेबसाइट खोली, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट जब खुलती है तो उसमें मेन्यू है, ठीक है, उसमें लोगो है, आपको मैंने दिखाया भी अभी। उसके बाद स्लाइडर है आपके पास। चलो जी, हम कहते हैं हम स्लाइडर्स को एलिमिनेट कर लें। स्लाइडर के बाद नीचे आते हैं तो पैराग्राफ्स हैं, और पैराग्राफ के बाद कोई एक इमेज होगा। अब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब क्या है, इधर से लेकर इधर तक, यही है ना स्क्रीन इसकी, मेरे मोबाइल की तो पहली स्क्रीन यही है। उसके बाद तो मुझे यूं करना है, अनफोल्ड करूंगा ना इसको मैं, तब मैं नीचे वाले हिस्से पे जाऊंगा। अच्छा, तो अब वो ये कहता है कि इतने हिस्से में जो चीजें दिख रही हैं वेबसाइट की, उनमें से सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी चीज का क्या मतलब होगा, जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, इज कॉल्ड एलसीपी। कहता वो एलसीपी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये मेन्यू आया, हमने कहा भाई इसने तो 20 किलोबाइट्स ले लिए, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पर लोगो आया, पता लगा जनाब इसने जो है वो 600 किलोबाइट्स ले लिए सपोज। उसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट का ब्लॉक आया, पता लगा जनाब इसने लिए 300 किलोबाइट्स। और इधर एक इमेज आया, सपोज सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, इतना बड़ा इमेज नहीं होना चाहिए, उसने लिया 1 MB। अब इसका क्या मतलब हुआ, इन सारे कंपोनेंट एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था, इमेज, क्योंकि उसने लिया 1 MB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टाइम किसका कैलकुलेट करेगा, इमेज का लोड होने का टाइम कैलकुलेट करेगा। इमेज के लोड होने का टाइम इज कॉल्ड एलसीपी, इसको वो एलसीपी कहते हैं। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कौन सा है, कि भाई जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। अब वो सबसे बड़ा एलिमेंट जरूरी नहीं है एक ही रहे हर दफा, हो सकता है आप उस वेबसाइट में एडिटिंग करते हैं, समटाइम कोई और बड़ा एलिमेंट होता है, समटाइम कोई दूसरा बन जाता है। और एक और चीज भी याद रखनी है कि हमने कोशिश करनी है कि हमारे बड़े से बड़े एलिमेंट्स भी मिनिमम साइजेस पर हम लेकर जाएं, तभी कम होगा ना ये। अब वो क्या कहता है ये क्या होना चाहिए, गुड, नीड इंप्रूवमेंट और पुअर। कहता है 2.5 सेकेंड्स इज फाइन। कहता है अगर तो एलसीपी आपका यानी सबसे बड़ा कंटेंट लोड होने में 2.5 सेकेंड्स तक लेता है, जिसका मतलब है आपकी वेबसाइट ठीक है। कहता है अगर इससे ज्यादा टाइम लेता है तो उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और अगर 4 सेकंड से भी ऊपर ले रहा है तो इसका मतलब है कि आपके हालात खराब है, इसको ठीक करें। अब मैं क्या कहूँगा, डेवलपर को कहूँगा कि भाई इसको ठीक करो यार, ये तो वेबसाइट हमारी इतनी स्लो चलने लगी हुई है। अब मैंने अंदाजा ये लगाया, हमने देखा कि इसका एलसीपी जो था ना वो स्लाइडर था। हमने कहा भाई ये स्लाइडर हटा दो, इसकी वजह से हमारी साइट, अब जैसे ही मैं उधर से स्लाइडर हटाऊंगा तो क्या होगा, वो तो उसको तो कंसीडर भी नहीं करेगा ना फिर। अब स्लाइडर हटाने का मैं सोल्यूशन क्या दे रहा हूँ उसको, डेवलपर को, उसको मैं ये सोल्यूशन दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई देखो इधर स्लाइडर आ रहा है, ठीक है, इधर लोगो आ रहा है, इधर स्लाइडर आ रहा है, इधर लोगो आ रहा है, इधर टेक्स्ट आ रहा है, इधर इमेज आ रहा है। आप एक काम करो, ये नीचे वाली चीजें उठाओ ऊपर कर दो,
और स्लाइडर को मैं जब स्क्रॉल करूँ ना तो स्लाइडर नजर आए, तो जब स्क्रॉल करने के बाद स्लाइडर आएगा तो एलसीपी से तो बाहर चला गया, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट तो नहीं ना रहा वो फिर, यानी वो क्या है कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट आपका फिर क्या बन जाएगा, 1 MB वाले से एकदम वो 600 किलोबाइट्स वाले पे आ जाएगा। जैसे ही वो छोटे वाले पर आएगा उसका लोड टाइम काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो आपका एलसीपी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपका क्लाइंट के नहीं भी मुझे तो चाहिए, तो फिर उसको जाकर एनालिसिस दिखाएं, जैसे कि जनाब ये देखें, ये लगाने के बाद आपकी वेबसाइट F ग्रेड में आ रही है, उतारने के बाद आपकी वेबसाइट C ग्रेड में चली गई है। अब आप बताएं आपको C ग्रेड पसंद है कि F ग्रेड पसंद है? ठीक है, वो आपको खुद कहेगा कि नहीं जी मुझे तो C ग्रेड ही पसंद है, वो कहेगा C भी नहीं पसंद, और बेहतर करो। ठीक है, इसको B में लेकर आओ। ग्रेडिंग का क्या मतलब है, ये आपके ग्रेड नहीं है जो सर्टिफिकेट के ऊपर आ रहे हैं, ये वेबसाइट की ग्रेडिंग है कि वेबसाइट की स्पीड ग्रेडिंग है कि वेबसाइट स्पीड वाली है कि अब देखिए वेबसाइट के स्पीड होने का ताल्लुक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट कहे ना मेरी वेबसाइट स्लो नहीं है, मुझे चलाकर दिखाया मोबाइल के ऊपर, कह रहे ये देखें जी ये चल रही है। अभी आपने देखा ना मेरी वेबसाइट कितनी जल्दी से खुली है, क्यों खुली है? उसने अपनी कैश मेमोरी में सब कुछ रखा हुआ था। जब मैं नया एलिमेंट खोलूंगा फिर ही पता लगेगा। तो हमने वेबसाइट की स्पीड को कभी भी वेबसाइट को चला के नहीं देखना, वेबसाइट की स्पीड को हमने स्पीड मैट्रिक्स से देखना है, किसी भी टूल से चेक करना है कि वेबसाइट की स्पीड कैसी है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ गया जी, इंटरेक्टिव कितनी देर में होती है, इसका भी टाइम दे रहा है, वो कह रहा है 100 मिली सेकेंड्स गुड, इससे ऊपर होंगे तो इंप्रूवमेंट, और 300 मिली सेकेंड्स से भी ज़्यादा। इंटरेक्टिव होने का क्या मतलब है? इंटरेक्टिव होने का मतलब है कि भाई मेरे सामने आती है और इंटरेक्टिव हो जाती है। कोई भी चीज़ इंटरेक्टिव होगी तो क्या मतलब है, जैसे मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, मैं बैग से अपना लैपटॉप निकालता हूँ, चीज़ें बैठ जाता हूँ, अब आपको पता लगा मैं इंटरेक्टिव हो चुका हूँ, अब आप मेरे से बात कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन उस वक्त भी अभी भी मेरा काम तो शुरू नहीं होता, फिर मेरा लैपटॉप ऑन होता है, उसको भी चलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप समझ लो कि वो जो अगले वाला फेज है ना, वो विजुअल स्टेबिलिटी वाला है। पहले मैं इंटरेक्टिव हो गया हूँ और उसके बाद विजुअल स्टेबल हूँ। जब विजुअल स्टेबिलिटी हो गई है तो फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वेबसाइट्स भी खुल के नजर आने लगी हुई है, सब कुछ आपको दिखने लगा हुआ है। सो FID क्या कहलाता है जी, फर्स्ट इनपुट डिले। और विजुअल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब है? फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब ये है कि पहला एलिमेंट जो स्क्रीन पर आकर फिक्स हो जाता है वो कितना टाइम ले रहा है, इज कॉल्ड FID, पहला एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब क्या है? उसका ये मतलब है कि भाई ये वेबसाइट खुली, अब सपोज कर लेते हैं ये तस्वीरों वाली वेबसाइट है, काफी तस्वीरें हैं, तो आप देखते हैं झटके लग रहे होते हैं वेबसाइट को, कभी तस्वीर ऊपर जाती है, कभी तस्वीर नीचे आती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, फिर एक टाइम आता है कि फ्रीज हो जाती है। ये जो झटके लगने का टाइम है ना उसका इज कॉल्ड CLS। अब वो क्या कहता है, CLS कितना होना चाहिए, 0.1 मिली सेकेंड से लेकर 0.25, इससे ऊपर होगा तो फिर आपका ये स्लो की कैटेगरी में चला जाएगा। ये बहुत, और ये तीनों चीजें क्या कहलाती हैं, कोर वेब वाइटल। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर LCP में प्रॉब्लम है कोर वेब वाइटल इशू, अगर FID में प्रॉब्लम है कोर वेब वाइटल इशू, अगर CLS में प्रॉब्लम है कोर वेब वाइटल इशू। ठीक है, और ये कोर वेब वाइटल का ऑप्शन आपको नजर आएगा सर्च कंसोल के अंदर। यानी अगर आपने देखना है ना कि भाई ये कैसी चल रही है मेरी वेबसाइट, तो आप सर्च कंसोल में जाएंगे तो वहां पर ये चीजें आपको एनालिसिस करके वो दिखाएगा। आपने ये सब चीजें पढ़नी है दोबारा से नए सिरे से, पहले लेक्चर से। ठीक है, आप जस्ट इसको एंजॉय करो, ऐसे देख रहे हो जैसे ये सारी चीजें आगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन की आपको, लिखी हुई आगे इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाए। मोबाइल फ्रेंडलीनेस ये भी बता दिया, सिक्योरिटी विद HTTPS ये भी बता दिया, SSL, ये सब चीजें। अब मैं जितनी चीजें आज के लेक्चर में बोल रहा हूं, ये इनमें से कोई भी चीज ऑन साइट SEO नहीं है, ये सब क्या है, टेक्निकल SEO के फैक्टर्स हैं। क्राउल एरर्स तो नहीं आ रहे आपकी वेबसाइट पे, ये भी टेक्निकल SEO है। क्राउल एरर्स कहां चेक होंगे, सर्च कंसोल में। क्राउल एरर्स कहां चेक होंगे, सर्च कंसोल में। अच्छा, उसके बाद ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, ये हमने पढ़ा था ना पिछले दिनों में, ब्रोकन लिंक्स का लेक्चर नहीं, जो जिसने छुट्टी की होगी उसने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है जी, ब्रोकन लिंक्स को कैसे चेक करते हैं, 404 का जो एरर था बेसिकली ये भी टेक्निकल SEO में आता है। ठीक है, रीडायरेक्ट का क्या मतलब है, वो जो मैंने आपको बताया था कि HTTP पर होगी तो HTTPS कर सकते हैं, यहाँ आपने अपनी वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरी डोमेन पर ले गए हुए, शिफ्ट कर दिया हुआ। नेविगेशन मेन्यू एक और फैक्टर क्या है जी, नेविगेशन मेन्यूज अच्छे बने होने चाहिए आपके, कि इजीली समझ आ रहे हो और सब मेन्यूज इंटरलिंक्ड हो एक दूसरे के साथ।
ठीक है। कैटेगराइजेशन, वेबसाइट की कैटेगरीज अच्छी बनी हो, यूआरएल स्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए। यूआरएल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जैसे मेरी एक पेज है, बेकरी इक्विपमेंट सप्लायर इन पाकिस्तान, तो कोई भी बंदा उस मेन्यू पे क्लिक करे तो उसके यूआरएल पे क्या लिखा हुआ आएगा? बेकरी डैश इक्विपमेंट डैश सप्लायर डैश इन डैश पाकिस्तान। सो ये अच्छा क्या हुआ, कीवर्ड पूरे का पूरा कवर हो गया। और स्पेस यूज नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत दफा स्टोरी सुनाई है स्पेस की आपको। चलो जी, रोबोट्स की फाइल, रोबोट्स की फाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, सारी स्टोरी इसकी भी सुनी है हमने। ये उसकी एक एग्जांपल आ गई यूआरएल्स की, लेकिन ये एग्जांपल किस में आई हुई है? ये वर्डप्रेस की एग्जांपल मैंने दी हुई है। ये आपको मैं एक वर्डप्रेस का इंटरफेस बताऊंगा, ठीक है, एक दिन एक लेक्चर दूंगा इसका। कहता है इस तरह का होना चाहिए, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दी ना आपको बेकरी इक्विपमेंट की, तो देखिए ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना, हाउ टू रीडायरेक्ट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, यानी उसने अपना कीवर्ड इस तरह यूज किया हुआ है। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा बेकरी डैश इक्विपमेंट, उसने क्या लिखा हुआ है? हाउ डैश टू डैश, ठीक है, स्पेस नहीं यूज की हुई इसमें। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, नया कंटेंट लिखें, बिल्कुल नया कंटेंट लिखें। आजकल तो हमारा ये मसला उसने हल कर दिया, किसने हल कर दिया? चैट जीपीटी ने यूज कर दिया, ठीक है जी। कैनोनिकल, कैनोनिकल पढ़ा था हम लोगों ने। अब कैनोनिकल हम लिखते कहाँ पर है? HTML फाइल में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर भी है और ये ऑन साइट एसईओ का फैक्टर भी है, यानी दोनों में फॉल करता है कैनोनिकल। कैनोनिकल चेक कर रहा है किस चीज को कि डुप्लीकेट तो नहीं है, तो टेक्निकल एसईओ का पार्ट हो गया। कैनोनिकल को लिखना कहाँ पर है? हेड में इंडेक्स फाइल की, तो ये ऑन साइट एसईओ का फैक्टर हो गया। चलो ये हमारी टेक्निकल एसईओ भी कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक लेक्चर होगा लिंक बिल्डिंग का ऑफ साइट एसईओ का, ठीक है, कि ऑफ साइट एसईओ होती है। एक चीज आपको मैं समझा दूं कि ऑफ साइट एसईओ इज अ टाइप ऑफ क्लरिकल वर्क। क्या है? बेसिकली हमें लिंक्स ढूंढने और लिंक्स पे जाकर अपनी वेबसाइट्स को पेस्ट करना है, बस। देयर इज नो टेक्निकलिटीज, देयर इज नो क्रिएटिविटी। सारी की सारी क्रिएटिविटी किसके अंदर है? टेक्निकल एसईओ के अंदर। और फॉर एग्जांपल अगर हम तीनों को कंपेयर करें, एक वेबसाइट है जिसकी ऑन साइट एसईओ हुई है और टेक्निकल एसईओ हुई है, लेकिन उसकी लिंक बिल्डिंग हमने की नहीं हुई, तो वो वेबसाइट 100% रैंक करेगी। अगर एक वेबसाइट ऐसी है जिसकी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी लिंक बिल्डिंग की हुई है, लेकिन हमने उसकी ना तो टेक्निकल एसईओ की, ना ऑन साइट एसईओ की, ना कीवर्ड्स को कभी फोकस किया, तो वो वेबसाइट किसी भी सूरत में रैंक नहीं करेगी। मगर फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि डोमेन अथॉरिटी उसकी अच्छी होगी जिसके लिंक्स ज्यादा होंगे, जिसके लिंक्स कम होंगे उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी नहीं होगी। मगर जब हम लीड्स की बात कर रहे हैं, जब हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि भाई कोई भी बंदा कुछ खरीदना चाह रहा है, वो टाइप करे तो मेरी वेबसाइट नजर आए, तो उसके लिए ये फैक्टर नहीं है, उसके लिए डोमेन अथॉरिटी फैक्टर नहीं है। उसके लिए फैक्टर क्या है कि क्या वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज हुआ है कि कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। ठीक है, समझ आ गई बात की? सो अगला लेक्चर इंशाल्लाह एक लेक्चर हम इसका करेंगे, उसके बाद हम सोशल मीडिया का लेक्चर स्टार्ट करेंगे।